वेलकम टू सी अंजलि जैन क्लासेस गाइस, यू आर रेडी टू मेक ऑडिट इजी। तो आज के लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिस्क फैक्टर्स अराइजिंग फ्रॉम मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अभी तक पिछले 3 पार्ट में हमने बात किया था एफएफआर ड्यू टू मिस सॉरी रिस्क फैक्टर्स अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड अब हम बात करने वाले हैं मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स की चोरी करने की वजह से कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स दैट रिलेट टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू थ्री कंडीशंस जनरली प्रेजेंट व्हेन फ्रॉड एग्जिस्ट। तो उसके भी तीन ही है, इंसेंटिव प्रेशर, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी एंड उसके बाद एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन, यही तीन है। Some of the risk factors related to misstatement arising from fraudulent financial reporting also may be present when misstatement arising from misappropriation of asset occurs। जब एसेट को मिसअप्रोप्रिएट करते हैं तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो जाती है हमारी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द मैनेजमेंट ने इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग करी है एंड द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल में भी प्रेजेंट व्हेन मिसस्टेटमेंट ड्यू टू ईदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एग्जिस्ट। ये बात था। अब इसी चीज को एक बार इजी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं एंड देन फिर हम मूव कर जाएंगे वैसे ही। पार्ट वन इंसेंटिव, पार्ट टू अपॉर्चुनिटी को छोड़ के पहले हम एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि इंसेंटिव एंड एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन ये हमारे एक पार्ट में कवर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी को फिर हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, राइट। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, थेफ्ट और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंपनीज एसेट। कंपनी की एसेट को या तो चोरी ही कर लिया या फिर चोरी नहीं किया बट आप उसको क्या कर रहे हो, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो बाय द एम्प्लॉय और द मैनेजमेंट, राइट। तो स्टीलिंग ऑफ कैश फ्रॉम कैश काउंटर इसका एग्जांपल है। टेकिंग इन्वेंट्री और गुड्स फॉर परचेज फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद क्रिएटिंग फेक एक्सपेंसेस बिल एंड अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज फंड, जैसे कि कोलैटरल रख दिया आपने कंपनी के फंड को पर्सनल लोन लेने के लिए, राइट। तो दीज आर कॉल्ड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स। अब मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को भी हम तीन तरीके से बाइफरकेट करेंगे, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। सबसे पहले इस पार्ट में अपना टारगेट होगा कि हम इंसेंटिव एंड एटीट्यूड को क्या कर दें, वाइंड अप कर दें, क्योंकि वो ज्यादा बड़े नहीं है। तो पहले बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव का मतलब क्या होगा, रीजन टू कमिट फ्रॉड। आपके पास कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, चांस टू कमिट फ्रॉड विदाउट गेटिंग कोड। आपको मौका मिल रहा है, वो भी ऐसा जिसमें आपके पकड़े जाने की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन, माइंडसेट यूज्ड टू जस्टिफाई फ्रॉड। ऐसा माइंडसेट जिसको कि आप लॉजिकली अपने फ्रॉड को क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, राइट। तो एक्सप्लेनेशन हम किसकी देखते हैं अब, इंसेंटिव एंड प्रेशर की। इंसेंटिव एंड प्रेशर अगेन बेयर टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। रिस्क फैक्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंसेंटिव एंड प्रेशर। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन may create pressure on the management or the employee with access to cash or other assets susceptible to theft to the misappropriate those assets। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकती है आपकी कुछ, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर होता है, मतलब मैनेजमेंट या एम्प्लॉय, और जिनके पास कैश और अदर एसेट की क्या होती है, एक्सेस होती है, रीच होती है, तो वहां पे चोरी होने का उन एसेट्स की या कैश के पॉसिबिलिटी ज्यादा है। Adverse relationship between the entity and employees with access to cash or other assets susceptible to theft may motivate those employed to misappropriate those assets। Adverse relationship है between the entity and employee, तो भी हो सकता है, तो भी employee मोटिवेट हो सकता है एसेट को मिसअप्रोप्रिएट करने के। फॉर एग्जाम्पल adverse relationship may be created by। एडवर्स रिलेशनशिप किस वजह से आ सकते हैं, उसके ये पॉइंट है एंड इसको हम एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इफ एम्प्लॉय मैनेजर इज अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस दे में स्टील द कंपनीज एसेट टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम। उनको पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि उस एम्प्लॉय को हैवी लोन ईएमआई चुकानी हो, गैम्बलिंग का कुछ लॉस हुआ हो,
जैसे कि हम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी हो गई कुछ, फैमिली में फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, क्रेडिट कार्ड डेट्स हो गए, या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीने का इच्छा है, उतनी सैलरी नहीं है लेकिन, ठीक है। तो ये कुछ हो गए हमारे पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हुआ तो कैशियर हैज यूज पर्सनल डेट, कैशियर जो था उसके पास यूज पर्सनल डेट्स थे, एंड स्टार्ट टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैश, कैश का उसने छोटा छोटा पोर्शन लेना स्टार्ट कर दिया डेली बेसिस पे, बिलीविंग दैट नो बडी विल नोटिस, ये सोच के कि कोई उसको नोटिस नहीं करेगा। तो ये था पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। देन उसके बाद बात करते हैं एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड द एम्प्लॉयज। एंटिटी एंड एम्प्लॉयज के बीच क्या होगा, एडवर्स रिलेशनशिप। वेन एम्प्लॉयज आर अनहैप्पी, एम्प्लॉयज अनहैप्पी है, एंग्री है, इनसिक्योर एंड डिससेटिस्फाइड है विद द ऑर्गेनाइजेशन, दे में इंटेंशनली मिसयूज कंपनीज एसेट। अब एम्प्लॉय जो है वो क्या सोच रहा है, कंपनी इज अनफेयर टू मी, टेकिंग एसेट इज जस्टिफाइड। जैसे कुछ सिचुएशंस है एडवर्स रिलेशनशिप की, कि नॉन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉइज ले, आपको पहले से ही पता है या फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर पा रहे हो कि एम्प्लॉय ले ऑफ होने वाले हैं फ्यूचर में। तो एम्प्लॉयज नो दैट द कंपनी में टर्मिनेट स्टाफ इन द फ्यूचर। इफेक्ट क्या होगा, एम्प्लॉय में स्टील एसेट बिफोर लूजिंग द जॉब, नौकरी पे से जाने से पहले वो जॉब को क्या वहां से एसेट को क्या कर देंगे, मिस अप्रोप्रिएट करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल, वेयर हाउस कीपर है, उसने बोर्ड मीटिंग में हुए डिस्कशन को सुन लिया, बोर्ड मीटिंग में ले ऑफ प्लान को ही बताया जा रहा था, उसने सुन लिया तो उसने अब क्या किया, क्योंकि वो वेयर हाउस कीपर है, इन्वेंट्री की एक्सेस उसके पास है ही, तो उसने धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री निकालना शुरू कर दिया ताकि उसको वो दोबारा से बेच पाए, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसको सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवर्स रिलेशनशिप, नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। देन उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है recent or anticipated changes to employees compensation or the benefit। या तो अभी ही चेंज होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन में, या फिर एंटिसिपेट किया जा रहा है चेंज होगा, और वो क्या होगा, एडवर्स चेंज होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो recent or expected changes in the compensation or the benefits, रिडक्शन इन सैलरी, सैलरी को रिड्यूस कर दिया, बोनस इंसेंटिव को रिड्यूस कर दिया, पीएफ बेनिफिट्स को कर दिया, और अदर एम्प्लॉय बेनिफिट को। तो इससे क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा एम्प्लॉयज के बीच। तो सेल्स एम्प्लॉय था एक, उसने क्या करना शुरू कर दिया इस केस में, अगर ऐसा उन्होंने किया है तो इस केस में उन्होंने क्या कर दिया, उसका इंसेंटिव तो रिमूव कर दिए, वेव ऑफ कर दिए। उसने क्या किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के फेक बिल्स लगाने शुरू कर दिए टू क्लेम द एक्सपेंसेस इन फॉर्म ऑफ बोनस, जितना बोनस कम किया उतने फेक बिल लगाने शुरू कर दिए, वो भी ट्रैवल के। राइट, देन उसके बाद है प्रमोशन कंपनसेशन और अदर रिवार्ड्स इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेशन, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आपको प्रमोशन और रिवार्ड्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, promotion or rewards not matching with the expectation, employee feels they deserve bonus, salary hike, appreciation but didn't receive। for example, एक सीनियर अकाउंटेंट है, उन्हें 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, राइट, और डिप्लोमा इन आईएफआरएस कर रखा है, नॉलेज भी काफी है, और एक 2 साल का बीकॉम वाला इंसान है, उसको प्रमोट कर दिया, बट इस सीनियर अकाउंटेंट को जो कि 5 साल से कंपनी में है और एक्सपीरियंस अच्छी खासी नॉलेज है उसको नहीं किया। तो यहाँ पे गुस्से में आके सीनियर अकाउंटेंट ने क्या किया, वेंडर पेमेंट को मैनिपुलेट कर दिया। क्या किया, वेंडर पेमेंट को मैनिपुलेट कर दिया, और मनी को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्जन ऑफ मनी खेल गया वो यहाँ पे, वेंडर वेंडर की जो पेमेंट है उसको मैनिपुलेट करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। यस, इतना ही था इंसेंटिव एंड प्रेशर। यहाँ पे आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फर्स्ट फैक्टर और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ हो गया कंप्लीट, इंसेंटिव और प्रेशर। राइट, अब अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी बड़ा है, अगर ये मैंने लेना शुरू कर दिया तो नेक्स्ट पार्ट तक चलता जाएगा, इसलिए आई वाज थिंकिंग कि पहले एक बार एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन ले लूँ, 5 ही पॉइंट है, नेक्स्ट से तो अपेंडिक्स 2 स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट होगा हमारा, देन उस पार्ट के बाद हम अपेंडिक्स 2 स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको ये लगे कि मैं अननेसेसरी पढ़ा रही हूँ तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट जब एग्जाम आएगा ना तब देखना तो पढ़ लो। राइट, एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन की बात करते हैं। अब एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन तो वैसे मैं ओवरव्यू दे ही चुकी हूँ कि कुछ
जो हमारे काम है वो क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, बट हमारी जो साइकोलॉजी है वो बोलती है नहीं नहीं सभी तो कर रहे, तू भी कर दे, वो वाला एटीट्यूड। डिसरिगार्ड, इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिसरिगार्ड फॉर द नीड ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। आपको एसेट्स की मिसएप्रोप्रिएशन को मॉनिटर करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए रिस्क को रिलेटेड टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे disregard for the need of monitoring or reducing risk related to misappropriation of asset. Management और employee don't consider theft prevention important. मैनेजमेंट बोल रही है ठीक है थोड़ी मोटी छोटी मोटी थोड़ी बहुत चोरी हो भी जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो उसने एक्सपेंसेस को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाए ही नहीं वेयर हाउस में। नो सीसीटीवी इन वेयर हाउस डिस्पाइट इन्वेंट्री थेफ्ट रिस्क। नो सरप्राइज कैश वेरिफिकेशन। No review of employee expense claim, ignoring repeated stock shortage। तो ये क्या है, मतलब मैनेजमेंट क्या है, लापरवाह है, केयरलेस है, राइट। देन उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल ओवर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। एसेट के ऊपर हमें कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाने चाहिए थे, अप्रूवल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, अथोराइजेशन, ये सब लगाना चाहिए था, बट हम क्या कर रहे हैं उसको ओवरराइड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को। इसका बात करेंगे ओवरराइडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या होते हैं, और बाय फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन ऑन नॉन डेफिशिएंसीज, और जो नॉन डेफिशिएंसीज है उस पर आप करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहे हो। ये दो अलग अलग पार्ट है, इसको समझते हैं। Disregarding for internal control by overriding control or ignoring internal control weakness. Management intentionally bypass controls or fails to correct known weakness। या तो वो intentionally bypass कर रही है या फिर जो known weakness है in the ICs उसको वो correct नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं overriding existing controls। existing control को override की बात करते हैं। अप्रूविंग पेमेंट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ है नहीं तो भी आपने पेमेंट को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कंपनी की कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, स्टिल यू अप्रूव दैट। एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम यूजिंग स्पेशल अथॉरिटी, किसी और के आईडी पासवर्ड लेके आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में दूसरे की आईडी ली और स्पेशल अथॉरिटी को यूज कर लिया। इग्नोरिंग मेकर चेकर कंट्रोल्स, आपने मेकर चेकर कंट्रोल्स को भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अलाउ कैश विड्रॉवल विदाउट अप्रूवल, आपने कैश विड्रॉवल अलाउ कर दिया बिना किसी अप्रूवल के, यानी कि यहाँ पे अप्रूवल लेना जरूरी था, ये अपनी कंपनी का आईसी था, इंटरनल कंट्रोल था, तो भी आपने बिना अप्रूवल के कैश विड्रॉवल को क्या कर दिया, अप्रूव अलाउ कर दिया। देन वी हैव फेलियर टू करेक्ट नॉन वीकनेस, जैसे कि आपको पहले से पता है कि जो इम्प्लॉयज है वो एक दूसरे को पासवर्ड शेयर कर देते हैं, तो भी आप इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। फिर उसके बाद नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी डिस्पाइट रिपीटेटिव ऑडिट कमेंट्स, ऑडिट कमेंट्स आए जा रहे हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स आई जा रही है, तो भी आप उसको नहीं कर रहे हो ठीक। जैसे कि इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट थी, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ही फाइंडिंग कॉमन है कि देयर इज नो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, स्टिल मैनेजमेंट इज नॉट अप्लाइंग दिस, नॉट एग्जीक्यूटिंग, नॉट करेक्टिंग दिस। इन्वेंट्री शॉर्टेज इग्नोर्ड रिपीटेडली, ये एक अनदर एग्जाम्पल हो गया। देन उसके बाद अपने पास है बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। आप खुश नहीं हो या डिससेटिस्फाइड हो एंटिटी से या फिर ट्रीटमेंट ऑफ अदर एम्प्लॉय से, तो इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय हु आर अनहैप्पी विद ऑर्गेनाइजेशन मे जस्टिफाई थेफ्ट इमोशनली। कैसे, पुअर सैलरी हाइक, आपने बहुत कम सैलरी बढ़ाई है, कोड़ी के दाम में बढ़ाई है, मतलब 10,000 पर मंथ सैलरी थे, अब आपने 10,850 कर दी, वाह कितना बड़ा अप्रेजल है। फिर उसके बाद नो प्रमोशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, वर्क प्रेशर एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजमेंट, एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजमेंट इसका आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है सडन चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल, एम्प्लॉयज लाइफस्टाइल इम्प्रूव्स बियॉन्ड नॉन इनकम सोर्सेज, जितना हमें पता है कि वो इतना कमाता है उसके बियॉन्ड उसका लाइफस्टाइल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे एक्सपेंसिव कार खरीद ली, एक गाना है ना हरियाणा में, यार का नेम चले गेल में मेम चले, है एक, तुमने सुना हो तो वो क्या करता है एक्सपेंसिव कार खरीद रहा है
लग्जरी वकेशंस बना रहा है, हैवी स्पेंडिंग हैबिट्स है उसकी, एंड अनयूजुअल डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। तो ये क्या है, कुछ इंडिकेशंस है जो कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की तरफ जा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। छोटी मोटी चोरियां होती रहती है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी ही तो है, क्या कर सकते हैं, हर चीज पे तो अब इतना फोकस नहीं कर सकते ना। दिस इज अगेन द केयरलेस बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। Small thefts are ignored, considered normal within the organization. Employees taking office stationery home regularly. हम भी वैसे किया करते थे ऐसा थोड़ा बहुत। माइनर कैश शॉर्टेज, फर्स्ट वाला ही पॉइंट करते थे हम। पर्सनल यूज ऑफ कंपनीज व्हीकल, देन उसके बाद फेक स्मॉल रिम्बर्समेंट क्लेम ओवरलुक्ड। हम पता है बेसिकली करते क्या थे, ठीक है बता देते हैं, हम तो निकल गए, अपना काम तो हो गया। तो बेसिकली होता क्या था, टैक्स ऑडिट का टाइम आता था ना, तो फॉर्म 3 CA CD बहुत लंबा होता था, उसमें बहुत सारे प्रिंट्स की जरूरत पड़ती थी। तो कभी कभी हमें अपने आयशाय मटेरियल का कुछ भी निकालना होता था, 10 पेज पहले ऑडिट रिपोर्ट के, फिर 10 अपने पर्सनल, फिर 5 ऑडिट रिपोर्ट के, फिर 5 अपने पर्सनल, ऐसे कर करके हम निकालते थे प्रिंट। हो जाता है बट, और ये प्रैक्टिस जो है ना हर सीए स्टूडेंट ने करी होगी। हाँ, जो बहुत सीधा साधा सा होगा ना सीए स्टूडेंट, शायद उसने ना किया हो, बट हम तो करते थे। तो टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, नॉट इवन की कैश की ही हो, वो स्टेशनरी फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे प्रिंटिंग, हर आर्टिकल ने किया है ये काम। तो these was the factors of attitude and rationalization due to misappropriation of the assets, right? तो यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में अपना इंसेंटिव प्रेशर खत्म हो गया, एंड देन एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन भी क्या हो गया, खत्म। बस इसी पार्ट में खत्म हो गया, यस, इतना ही छोटा था। कभी कभी तो लगता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, बट नो, वी शुड बी कंसिस्टेंट, टॉपिक चाहे शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, वी शुड रीड इट विद द सेम कंसिस्टेंसी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट कर देंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में बेसिकली ना हमारे आई से रिलेटेड चीजें ही आएगी, बट स्टिल वी विल हैव अ लुक ओवर द अपॉर्चुनिटीज इन द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स। और अपॉर्चुनिटी के साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स नंबर 1 खत्म, राइट, ऑफ ऐसे 240। हाँ, अपना ऐसे 240 ही चल रहा है इतने दिनों से, एंड यू हैव टू डू दिस। ऐसे 200 सीरीज का सबसे लंबा ऐसे ही 240 है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड इवन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन ऑल्सो। वन ऑन वन resolution will be given by CA Anjali Chan. Have a good day, keep revising this stuff and take care. Bye bye.